दिन पहले कम्युनिटी टैब में मैंने एक कमेंट पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि आप लोग जॉब या पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को चूज़ किया है आंसर देने के लिए। और बाकी सबके जो क्वेश्चंस थे वो इनसे थोड़े मिलते जुलते थे, तो आपको अपनी क्वेश्चंस का आंसर इसी में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, शुड वी प्रिपेयर फॉर द जॉब और इंटर्नशिप अलॉन्ग विथ स्टडिंग विथ हायर सेकेंडरी। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि हायर सेकेंडरी मतलब स्कूल के लास्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते क्या हम लोग जॉब या इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, मगर ऐसा है कि क्लास 12 अपने में ही एक बहुत बड़ा क्लास होता है। इसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ क्लास 12 में ही करना चाहिए। जॉब और इंटर्नशिप के लिए तो पूरी ज़िंदगी ही आपकी पड़ी हुई है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, तो आप प्रिपेयर कीजिए, मगर उसकी वजह से आपकी जो करंट पढ़ाई है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वैसे लोग करते हैं, हायर सेकेंडरी में रहकर लोग गवर्नमेंट जॉब का, एसएससी का, ये सब का तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही ग्रेजुएशन पास करे तब तक उनके हाथ में नौकरी हो। यही सब चीज़ सोचकर लोग ये सब गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट नौकरी का, जैसे सीए का जो फाउंडेशन होता है, सीपीटी, उसके लिए भी तैयारियां करते हैं। मगर उसके लिए आपको कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ जो आप पढ़ाई कभी कर रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस वो थोड़े अपग्रेडेड लेवल के होते हैं, एडवांस लेवल के। तो आप जब अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, 12 का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी के बीच में आप सोचिए कि थोड़ा टफ क्वेश्चंस में सॉल्व करो, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका तैयारी होते जाएगा। उसके लिए अलग से ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट क्लास 12 में तो नहीं है। उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू। अगला सवाल है, डज कंपनी पे फॉर द इंटरनेट एंड अलाउंस इन वर्क फ्रॉम होम? यस, company do pay for these things. Even company is paying for table chair also. हाँ, अब क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो MNCs है वो एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट पेमेंट कर दे रही है। वो हो सकता है 15,000, 20,000, जितना भी वो पेमेंट कर रही है वो पूरे साल के इंटरनेट अलाउंस के लिए है। अगर आपको उससे ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है तो आप उसका बिल जमा करके वापस भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि टेबल चेयर के लिए भी कुछ ऐसे ही रुपए मिल रहे हैं, जो कि आप अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाने के लिए काफ़ी रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ तक कि कंपनी तो कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी पूरे पैसे दे रही है, जगह भी दे रही है, डॉक्टर्स भी दे रही है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही है, यहाँ तक कि अब तो वैक्सीन भी कंपनी की तरफ से ही लग रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। कंपनी ने सच में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे MNC में आएगा, EY आया, TCS आ रहा है, PwC, एक्सेंचर, ये सब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत कुछ कर रही है। इनफैक्ट एम्प्लॉय को हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉय ने अपना कुछ खो भी दिया है इस कोविड के दौरान, अपने किसी अपने को, तो इसके लिए काउंसलर भी है वहाँ पर जो उसको सपोर्ट करता है इमोशनली। सच में हैट्स ऑफ टू ऑल दिस कंपनी। अगला क्वेश्चन है, आई एम कंफ्यूज, विच स्ट्रीम शुड आई ऑप्ट फॉर आफ्टर पासिंग क्लास 10? इसके आंसर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बात कहेंगे आपको, मगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको आंसर देती हूँ। हम जैसे मिडिल क्लास लोग, ज़्यादातर लोग बीकॉम लेकर ही पढ़ते हैं। कॉमर्स लेने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, मगर अगर देखा जाए कि कौन आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, तो उसमें साइंस स्ट्रीम लेने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है आगे बढ़ने में, क्योंकि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुलेंगे। साइंस से आप कॉमर्स में स्विच कर सकते हैं, आर्ट्स में भी स्विच कर सकते हैं, मगर
कॉमर्स से आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं, साइंस में स्विच नहीं कर सकते, और आर्ट्स से आप आर्ट्स में ही रहेंगे। तो आर्ट्स का बदनामी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि आर्ट्स में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस में है। अगर आपकी मैथ्स और फिज़िक्स ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी है तो आप साइंस लेके पढ़िए। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है मगर आप याद नहीं रख सकते कोई भी चीज़, तो आप कॉमर्स लेके पढ़िए। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी से याद होती हैं, आप एक ही लाइन को 10 लाइन बनाकर लिख सकते हैं, आप हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो आप आर्ट्स लेके पढ़िए। अगला सवाल है, प्लीज़ टेल डिफरेंट वेज टू इम्प्रेस योर मैनेजर्स। ये क्या पूछ लिया भाई। चलिए कोई बात नहीं, बताती हूँ। पहली बात तो ये है, हम लोग ये सोचते हैं कि बस हम चाहेंगे कि मेरे मैनेजर इम्प्रेस हो जाए हमसे और चुटकी बजाए और वो हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम मैनेजर के सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीठ पीछे जाकर उनकी बुराई करते हैं या उनके बारे में कुछ गलत करते हैं, या हम खुद अपना काम ठीक से नहीं करते। कोई भी ऑफिस में अगर आपको टिकना है तो यही एक रामबाण उपाय है कि अपना काम बहुत मन लगाकर कीजिए। क्योंकि अगर लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं फिर भी आपको कोई वहाँ से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप अपना काम बहुत अच्छा से करते हैं। आपकी काम करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप सही समय में आते हैं, सही समय में जाते हैं। मतलब लोग आपकी बुराई करते हैं, क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि शायद उनको आपका कोई बिहेवियर पसंद नहीं आता होगा या उनको आपसे जलन होगी। मगर काम एक ऐसा चीज़ है ना, वो कैसे दिखाएंगे कि इसमें क्या गलती है अगर कोई गलती आप करेंगे ही नहीं। आप उनको मौका ही मत दीजिए कुछ गलत बोलने का या करने का। दूसरा ये है कि मैनेजर को बुरा बोलने के पहले आप खुद देखिए कि आप कितने सही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजर हूँ इसलिए मैं मैनेजर्स का साइड ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को एक एसोसिएट के स्तर पर ही देखकर सोच रही हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपना काम ठीक से करना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि आपके मैनेजर आपसे इम्प्रेस हो जाए। आप उनकी बात समझते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात समझे। सबसे पहले आपको खुद उनके सामने गिरना पड़ेगा, क्योंकि आज वो मैनेजर बने हैं और आज आप एसोसिएट हैं, तो ज़रूर उनमें वैसी कोई क्वालिटी है जो आप में अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से वो आपसे ऊपर पद में हैं। तो आपको पहले उनको समझना पड़ेगा, फिर उनकी ज़रूरतों को देखना पड़ेगा कि वो आपसे क्या चाहते हैं। और एक बात यह है कि सब कुछ क्लियर रखिए। अगर आप डेडलाइन के अंदर काम नहीं दे सकते तो आपको ये क्लियरली उनको बता देना है कि आप अभी तक काम नहीं दे पाएंगे, आपको इतना और समय लगेगा। पहली बात तो वो चिल्लाएगा, वो ठीक है, मगर वो बाद में जाके आपसे कहे कि आपने इस समय पे काम क्यों नहीं दिया और तब प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, getting 10 lakh per annum in Bangalore and 7 lakh in Kolkata. Which want to choose? Home city is in Kolkata. Okay. देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि कोलकाता और बैंगलोर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना अंतर है। और आपने बताया कि आपका घर भी कोलकाता में है, तो आपका रेंट बचता होगा। अगर रेंट लगता भी होगा तो पूरे परिवार का एक साथ लगता होगा। अगर आप बैंगलोर में जाके रहेंगे तो आपको 10 लाख तो मिल जाएंगे, मगर उसमें से आपका खर्चा कितना होगा ये भी देखिए। बैंगलोर में कुछ नहीं तो हो सकता है आपका 10 या 15 हज़ार रुपया महीने में खर्चा हो, खाने पीने घूमने रहने सबको लेकर मैं बता रही हूँ। तो उसमें से नेट आपका कितना बचता है, और दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बैंगलोर और कोलकाता का बात हो रहा है तो जो लोग बैंगलोर या कोलकाता में काम कर रहे हैं सिर्फ वही सुनेंगे। ये सबके लिए मैटर करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं और आपको कहाँ पे जॉब लग रहा है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। बैंगलोर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोलकाता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत बहुत हाई है। कोलकाता में
ऑटो का भाड़ा अभी भी 7 रुपया 10 रुपया ऐसे करके है, मगर बैंगलोर में कभी मैंने यहाँ पे ऑटो का भाड़ा इतना कम नहीं सुना है। बैंगलोर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कोलकाता से, और कोलकाता में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ऐसा है कि घर कोलकाता में रहने की वजह से आपको कोलकाता में ही जॉब करना चाहिए। भले ही आपको 7 लाख मिल रहा है कोलकाता में और बैंगलोर में 10 लाख मिल रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ साल बैंगलोर में जाके काम करके आ जाऊं, फिर बहुत हाई सैलरी में यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, तो ये बात आप ये भी जानिए कि कोलकाता में जॉब अपॉर्चुनिटी बैंगलोर से कम है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बैंगलोर में जाकर काम करेंगे और फिर कुछ समय बाद हाई सैलरी यहाँ पे डिमांड करेंगे कोलकाता में आने के लिए, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि ओपनिंग्स बहुत कम होती है यहाँ पर, और सैलरी स्केल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ते में ही अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बाकी सब जगह से थोड़ा लो होता है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को याद करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आप फैसला लीजिएगा कि आपको बैंगलोर में जाना है या कोलकाता में। मैं तो बोलूँगी आप कोलकाता में ही अभी जॉब कीजिए, जब तक आपको बैंगलोर में बहुत ज़्यादा इससे भी डबल ट्रिपल की नौकरी ना मिले, जो आपको लगे कि हाँ अब आप सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा कर पाएंगे और वहाँ पे रह भी पाएंगे, तभी आप जाइए। 1-2 लाख के लिए सिटी चेंज करना कोई बेनिफिशियल मुझे तो नहीं लग रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अलॉन्ग विद स्टडीज़। बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड, वेल डन जिसने भी पूछा। बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है बेटा। पहली बात तो ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने जब आप करते हैं तब आपका फिज़िकल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते अगर आप स्टेट लेवल पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको कोटा मिल जाता है। स्पोर्ट्स कोटा मिलने के बाद क्या होता है, आजकल तो ऐसा बात है कि प्राइवेट नौकरी में भी स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो अगर आप वो कोटा है आपके पास, तो प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी, जो भी नौकरी हो, उसको करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो रिजर्वेशन में आएंगे, तो आपके लिए कट ऑफ शायद थोड़ा कम होगा। तो कम होने की वजह से आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। और ऐसा हो कि पढ़ाई करते करते आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी खेल रहे हैं वो आपको इतना ज़्यादा आगे ले जाए कि पढ़ाई से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। इसीलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आपके स्कूल में, तो आप उसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। इसको सिर्फ एक पीरियड के टर्म्स में मत लीजिए कि बस क्लास करना है और चले जाना है। इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए कि आप खुद क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं भी गए, अगर आप ऑफिस ही ज्वाइन करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो वहाँ पे जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे भी कितने सारे मैचेस होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा गेम होता है जिसमें उन लोगों को इस टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को क्रिकेट आता हो, फुटबॉल आता हो। तो कॉर्पोरेट मैचेस भी होते हैं, जैसे IBM, एक्सेंचर, TCS, ये सब क्या करते हैं, अपना मैच रखते हैं। ये सब लोग आपस में, कंपनीज लोग अपना मैच रखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि कौन कंपनी इस बार जीता है। तो इसको जीतने के लिए जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं। एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाहर से कोई नहीं आ सकता। तो अगर आप कंपनी का एम्प्लॉय बनेंगे, ऐसे एम्प्लॉय जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है आप ही की वजह से वो कंपनी जीत रहा हो ये सब मैचेस में, तो आप कंपनी के लिए एक एसेट होंगे और वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने एसेट को हटा दे। तो इस सेंस से आपको हर लेवल पे फ़ायदा होगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना तो बहुत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव आपका एज जो भी हो। थैंक यू। उसके बाद है, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ
योर पर्सनल लाइफ विथ ऑफिस। ओके, यू मीन टू से कि खुद को और पर्सनल लाइफ को, मतलब ऑफिस के लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे एक साथ मैनेज करते हैं। इसका मैं वीडियो बनाऊंगी, मगर मैं आपको छोटे में समझा देती हूँ। इसमें यह है कि जब आप ऑफिस में रहते हैं तब आप घर की बात मत कीजिए कि आज मेरी मम्मी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, सास ससुर ने क्या कहा। किसी की घर वालों की बुराइयां मत कीजिए यहाँ पे। और एक बात यह है कि ज़्यादा अपने घर के बारे में मत बताइए, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी आपको कुछ और बोलने का ज़रूरत पड़े और आप पहले ही इतना कुछ बता दिए हो अपने घर के बारे में कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस बात को चेंज कैसे करें। इसीलिए ऑफिस में उतना ही बोले जितना ज़्यादा ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा बोलने की कोशिश न करें, क्योंकि फ्यूचर में जाकर ये चीज़ आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप जब घर पर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, तब भी आप ऑफिस की ही बातें करते रहते हैं। आज इसने वो कहा, आज इसने ये किया, ये एब्सेंट थी, वो आया है, ये नया बंदा आया है। तो इससे क्या होगा, आप घर का जो क्वालिटी टाइम है आप उसको भी वेस्ट कर रहे हैं। और ऑफिस के लोग जो आपके कुछ भी नहीं लगते कलीग के अलावा, उन लोग का बात करते करते आप घर के भी लोगों से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। घर का बात आप घर में ना करके उसमें ऑफिस का बात कर रहे हैं, और ऑफिस में आप ऑफिस का बात नहीं करके उसमें घर का बात कर रहे हैं। दूसरा टिप ये है कि अपने काम को आगे बढ़ा के रखें। काम को आगे बढ़ा के रखने का मतलब ये है कि कल सुबह अगर आपको ऑफिस के लिए निकलना है तो आज ही आप अपने कपड़े आयरन कर लीजिए। हाँ, जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा आलस लगता है, क्योंकि आप घर पे ही ठुकते हैं रात को 9 बजे। मगर अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मगर कभी ना कभी तो ऑफिस तो खुलेगा ही ना। तो काम को आगे बढ़ाने का मतलब है, चाहे आपको जितना भी कष्ट हो, आप थोड़ा सा काम को करके रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह की टिफ़िन बनानी है तो सब्जी काट के फ्रिज में रख दीजिए, आयरन कर लीजिए, या अपने कपड़े को रेडी करके रखिए कि कल आपको एटलीस्ट पहनना क्या है, ताकि सुबह जो वो कपड़े ढूंढने वाला जो स्केड्यूल होता है ना, वो बहुत हेक्टिक होता है। इसीलिए आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि आपको कैसे अपने घर को मेंटेन करना है और बाहर को मेंटेन करना है। बस मैं इतना ही इन द जीस्ट कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप ऑफिस में हैं तो अपना टाइम ऑफिस को दें, और जब घर पे है तो अपना टाइम सिर्फ घर को दें। इससे आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कंपनी वी शुड चूज फर्स्ट। शॉर्ट एंड सिंपल बात, आपको स्मॉल कंपनी से पहले स्टार्ट करना चाहिए। स्मॉल कंपनी में क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि उनके पास एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, तो वो एक ही एम्प्लॉय से बहुत सारा काम कराते हैं। तो एक ही जन बहुत सारा चीज़ सीख जाता है, जिसकी वजह से उसको एक्सप्लोरेशन ज़्यादा मिलता है, उसको बहुत सारा काम आता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों से जो लोग एमएनसी में उससे भी ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं। एमएनसीज़ में प्रॉब्लम ये है कि जॉब करना तो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, मगर इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर कि एक ही आदमी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते तक बूढ़ा हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो बहुत कुछ सीख नहीं पाता, तो उसके पास स्विच करने का अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाता है। मगर आपके पास स्विच करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करना स्टार्ट किए हैं तो, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है। कोई भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू होगा, चाहे वो आपको जो कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से बता देंगे। यहाँ तक कि छोटी कंपनी में ज़ेरॉक्स, फैक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पहले नहीं आती थी वो भी हमें सिखाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ तक कि आप वहाँ से सीख के अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बॉस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली वर्क करते हैं तो आप देख पाते हैं कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं। मगर एमएनसीज़ में ऐसा नहीं होता। एमएनसी में सिर्फ आपको अपना ही काम करके दे देना है, कौन चीज़ कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, आपके बाद वो काम किसको गया, क्या गया, आपको कुछ भी नहीं पता। मगर छोटी इस कंपनी में जो होती है, स्टार्टअप कंपनी में अगर हम आपका बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर पेन उठाने से लेकर बिल बनाने तक सब कुछ आपको सिखाया और पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज ज़्यादा डेवलप होगी।
दूसरा है मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज योर यूट्यूब विथ ऑफिस। ओके, वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी इसके ऊपर, मगर आप थोड़ा सा सुन लीजिए मैं अपने यूट्यूब के साथ ऑफिस कैसे मैनेज करती हूँ। ऑफिस के साथ यूट्यूब मैनेज करना आसान नहीं है पहली बात तो, और यूट्यूब का वीडियो बनाना भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपको बस दिखने में लगता है कि बस बोल दिया और अपलोड कर दिया, मगर इसके पीछे भी बहुत कहानी है मेरे दोस्त। यहाँ तक कि यूट्यूब का वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, उसमें म्यूज़िक लगाओ, उसमें टैग डिस्क्रिप्शन दो, ये दो वो दो, है ना तेना, बहुत ड्रामा है। इतना आसान नहीं होता यूट्यूब का वीडियो बनाना। मैंने चैनल खोल लिया है इसलिए मैं उसको चला रही हूँ और अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। अगर आप लोग नहीं हो ना तो मेरे साथ कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। तो मैं यूट्यूब का चैनल कैसे मैनेज कर रही हूँ ये देखिए। जब मैं अपना काम करती हूँ मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं अपना यूट्यूब का वीडियो एडिट करना या ये सब काम करती हूँ। नॉर्मली 6 से 9 मेरा ऑफिस होता है, तो 6 से 9 मैं लॉगिन करती हूँ। उसके बाद उसके बीच में घर का भी काम रहता है, वो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। तो 9-10 बजे के बाद जब मुझे खाना वाना खा के समय मिलता है तब मैं अपने यूट्यूब को लेके बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ यूट्यूब भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है हम लोगों के लिए, वहाँ से भी पैसा आता है, मगर सबसे पहली लक्ष्मी जो है मेरी वो मेरी ऑफिस है। ऑफिस से ही मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब का जर्नी, क्योंकि ऑफिस में जो पैसे आते हैं उसी से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं अपने लिए कैमरा खरीदूं या मैं अपना वीडियो बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो सबसे पहला मेरा जो पेट भर रहा है वो मेरा ऑफिस ही है। तो ऑफिस मेरे लिए प्राइमरी मोटिव है। कुछ बच्चे तो आजकल पढ़ाई भी छोड़ दे रहे हैं यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए, तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए 2-4 पैसे तो आपको यहाँ से आ जाएंगे, मगर जो ऑफिस में काम करके परमानेंट जॉब करके जो खुशी मिलती है ना, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। आप ज़रूर यूट्यूब का चैनल बनाइए, ये बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको यूट्यूब के थ्रू। मगर अगर आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको आपको क्विट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लक्ष्मी को ठुकराकर दूसरी लक्ष्मी को नहीं अपना सकते। इसलिए यूट्यूब का वीडियो सप्ताह में 1 बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, जितना भी बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चैनल को ग्रो करना है तो रोज़ रोज़ वीडियो डालना पड़ेगा। ये अपनी सोच के ऊपर है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी या आप जो बात करते हैं वो इतनी अच्छी है कि आप सप्ताह में 1 भी वीडियो अगर बनाते हैं ना तो लोग उसी को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आपको क्या दरकार है रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की मरकर। अगर आपका ऑफिस चल रहा है तो आप उसको ऑफिस को अच्छे से ध्यान दीजिए। अपने कर्मों को वहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा मेन सोर्स जो है वहीं से आ रहा है। उसके बाद आप यूट्यूब में अच्छे से काम कीजिए। यूट्यूब तो अपना ही बिजनेस है एक तरह से देखा जाए तो। आप ही इसके ओनर है, आप ही इसके एडिटर है, आप ही इसके थिंकर हैं। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा यूट्यूब से कि आप चैनल में वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, या आपको कंपलसरी सप्ताह में 1 बार वीडियो डालना ही पड़ेगा या 2 बार वीडियो डालना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन हो तो साल में आप 1 बार ही वीडियो डालो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है। मगर ऑफिस में अगर आपका मन करे कि अब साल में 1 ही दिन काम करेंगे, तो ऐसे तो शायद ऑफिस में भी आपको रहने नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो काम आपने पहले पकड़ा है या जो काम आपका परमानेंट है उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो काम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो काम को आप सेकेंडरी रखिए। आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज़ योर सैलरी, आर यू हैप्पी? ये बहुत अच्छा सवाल है। सैलरी मेरी उतनी है कि कोलकाता में रहने लायक हम लोग रह सके। कोलकाता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरी अच्छी है। और आर यू हैप्पी? हाँ, मैं खुश हूँ। सिर्फ सैलरी से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है वर्किंग एनवायरनमेंट से। मेरा जो ऑफिस का वर्किंग एनवायरनमेंट है, मैं भी एक 1 ऑफ द बिग 4 में काम करती हूँ, जैसे PwC, KPMG, EY, डेलॉयट, ये सब बिग 4 में आता है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है, जहाँ का बहुत प्रोफेशनल होते हैं लोग, सिर्फ काम का बात करते हैं, लोग एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं,
वहाँ पे लोग ज़्यादा देर तक टिकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तभी चिढ़ते हैं जब आप किसी के पर्सनल लाइफ में डुबते हैं। अगर आपको लीव चाहिए और सब लोग आपसे एक ही सवाल करते हैं, क्यों लीव चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, तो अल्टीमेटली आपको बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होता है और आपको लगता है आप यहाँ से निकल जाओ। मगर लोग जब प्रोफेशनल होते हैं सिर्फ आपसे काम का बात करते हैं, आप जो प्रॉब्लम अपना बताते हैं सिर्फ वो सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसका मजाक उड़ाते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, कोई चुगलखोरी नहीं होगी, तो वो जगह में अल्टीमेटली अपने आप ही बहुत शांति रहेगी। तो वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप खुद वैसा करते हैं कि सबका मजाक उड़ाया, सबसे बात किया, इसका बात इधर लगाया उधर लगाया, तो देखिएगा कि आपकी भी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितना आप सोचते थे, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग अपने कर्मों को ख़राब करते हैं। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट रहने से फ़ायदा ये होता है कि सब लोग अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। सब लोग अगर अपना काम करेंगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय का ग्रोथ तो होगा ही, और साथ में कंपनी भी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी हाइक भी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए लोगों का शांत रहना, प्रोफेशनल रहना, अपने काम से मतलब रखना और दूसरों का दुख सुनना मगर उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसका सिर्फ सॉल्यूशन निकालना ही अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट की पहचान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।